हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स से सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। और इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को, हिस्ट्री के सारे सिलेबस को, इकोनॉमिक्स सारे सिलेबस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर MCQs को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। सबसे पहले हम चैप्टर के ओवरव्यू को देखते हैं। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी नोटेड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो देखिए, हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम चैप्टर में देखेंगे कि वर्टिकल डिवीजन क्या है अलग अलग गवर्नमेंट में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में। और इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग को फॉर्म किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर टू द एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फेडरलिज्म को डिस्क्राइब करेंगे, जनरल टर्म उसका हम देखेंगे और यहाँ पर उसके फीचर्स भी हम देखने वाले हैं। और फेडरलिज्म इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले कि किस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, तो हिंदी में हमने पढ़ लिया है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सा इन द लास्ट चैप्टर। अभी हमने लास्ट चैप्टर को पढ़ा है, पावर शेयरिंग जिसका नाम था। तो उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया था और उसमें हमने जाना था बहुत सारी चीज़ों के बारे में। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। तो हम आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे। 4 बार उसको बदला गया था और 4 बार बदलकर क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी पावर को रिड्यूस कर दिया गया और वो जो है किसको दी गई, रीजनल गवर्नमेंट को। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। हालांकि जो रीजनल गवर्नमेंट है वो बेल्जियम में पहले से ही थी। दे हैड दियर रोल एंड पावर, उनका अपना रोल था, अपनी पावर थी। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो सारी पावर थी ये किसके द्वारा दी जा रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये विड्रॉ भी कर ली जाती थी। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993, हमने पढ़ा था कि 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का उसमें चेंज किया गया। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, जो चेंज हुआ 1993 में was that the regional government were given the constitutional power that were no longer dependent on the central government। तो देखिए अब क्या कर दिया गया, जो रीजनल यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी गई, यानी कि जो अब पावर दी गई वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो पावर नहीं दी गई। अब जो रीजनल गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं थी, यानी कि वो उनकी पावर को विड्रॉ अब नहीं कर सकते थे। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम एन यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी वो यूनिटरी से फेडरल फॉर्म में बदल गई थी। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक वर्ड आया यूनिटरी। यूनिटरी क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जिस पर पूरा कंट्रोल किसका हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और फेडरल में क्या होता है, इसमें जो ये गवर्नमेंट होती है 2 या 3 लेवल में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। श्रीलंका कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। अब यहीं पर हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका में क्या था, यूनिटरी सिस्टम चलाया जा रहा था और जो पूरी पावर थी वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथों में थी। तमिल लीडर वांटेड श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। और जो तमिल थे वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि यहाँ पर फेडरल सिस्टम हो। अब पढ़ते हैं फेडरलिज्म है क्या। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। तो देखिए यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है
वो क्या है, वो एक ऐसी तरह की गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर है वो डिवाइड कर दी जाती है, एक तो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स कहा गया है, जो अलग अलग स्टेट है जो मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए जो फेडरेशन सिस्टम है इसमें 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए होती है। दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो देखिए वो कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के में ही डिस्कस करती है, ऐसे ही मामलों को देखती है। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ और स्टेट। तो देखिए एक तरह की गवर्नमेंट कैसी होती है, ऐसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, एक लेवल होता है। दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ दियर स्टेट, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम देखने का काम करती है अपने स्टेट का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें देखने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय दियर पावर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑफ द अदर। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों ही तरह की गवर्नमेंट है ये अपनी अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली जो है इंजॉय करती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड जो सारा है ये यहाँ पर पूरा फेडरलिज्म सिस्टम है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है यहाँ पर फेडरल सिस्टम चलता है। आगे पढ़ते हैं। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं आगे, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, फेडरेशन के और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में हम कुछ डिफरेंस देखेंगे। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए ये जो हमारा यूनिटरी सिस्टम होता है इसमें एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है, और द सब यूनिट और सब ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ये सभी क्या होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये ऑर्डर पास करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को या फिर लोकल गवर्नमेंट को। बट इन द फेडरल सिस्टम, वहीं पर अगर फेडरल सिस्टम की हम बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती है टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए वो ऑर्डर नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी खुद की अपनी पावर होती है और उसको कोई जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। अब दोनों ही तरह की गवर्नमेंट अभी हमने पढ़ा, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ही जनता को जवाब देना होता है। ये आपस में एक दूसरे को कोई जवाब नहीं देंगे, इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपनी पावर को यूज करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन इन्हें जवाब किसको देना होता है, जनता को देना होता है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ मेन फीचर हम यहाँ पर देखते हैं, 7 फीचर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि हम इंडिया की ही बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में इसे डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। भले ही जो गवर्नमेंट है उसके लेवल अलग अलग हैं लेकिन वो सेम सिटीजन पर रूल करते हैं। बट ईच टीयर्स हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matter of legislation, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए इनका अपना एक दायरा होता है, स्पेसिफिक मैटर को देखने का उनका अपना एक दायरा होता है। जो लेजिस्लेशन होता है वो नियम और कानून को बनाते हैं, टैक्सेशन मतलब वो रेवेन्यू लगाते हैं, कर लगाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर प्रशासन का जितना भी काम है वो सब देखते हैं। द जुरिडिक्शन ऑफ द respective level or tiers of government are specified in the constitution। अब ये सारी चीज़ें जो हैं किसके द्वारा स्पेसिफाइड की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाइड की गई हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें मेंशन है और उसके द्वारा ही जो ऑर्डर है वो दिया जाता है।
So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। मतलब पूरा जो पावर होती है, पूरे जो रूल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। फोर्थ देखते हैं, द फंडामेंटल द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए ऐसा नहीं है अगर कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही है, पावर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो है ऐसे ही अपने आप से कुछ भी चेंज कर देंगे, कोई भी प्रोविज़न को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी एक लेवल की गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं कर सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर द consent ऑफ द बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए इसको हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है तो दोनों ही तरह की जो गवर्नमेंट हैं उनकी सहमति होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए कोर्ट के पास जो है बहुत ज़्यादा पावर होती है। हालांकि कोर्ट में जो जज होते हैं ये सब होते हैं, ये जो है सरकार के द्वारा ही चुनकर भेजे जाते हैं, बट कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट से सीधे सीधे जवाब ले सकता है। तो देखिए द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सिस्टेंस ऑफ दियर रिस्पेक्टिव पावर। तो देखिए अगर अपनी पावर को यूज़ करते हुए उनके बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी चीज़ को झगड़ा होता है, तो जो हाईएस्ट कोर्ट है ना वो एक एम्पायर की तरह काम करता है, यानी कि वो जो है अपना डिसीजन दे सकता है। यहाँ पर पढ़ेंगे हम सिक्स्थ को, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। तो देखिए अपनी मतलब जो गवर्नमेंट है उनके अपने जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस पे उनका अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्लियरली बता दिया गया है कि आप इस तरह से रिवेन्यू लेंगे और हर एक जो गवर्नमेंट है उसको ये क्लियर कर दिया गया है। नंबर 7 हम जानेंगे, द फेडरल सिस्टम डज हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए जो फेडरल सिस्टम है उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, दो काम हैं। कौन कौन से हैं? टू सेफ एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो देखिए उसको क्या करना है, कंट्री की यूनिटी को, एकता को सेव करना है और प्रमोट भी करना है, इनके बढ़ावा भी देना है और उसे सुरक्षित भी रखना है। व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। भले ही रीजनल डाइवर्सिटी हो फिर भी उसे कंट्री की यूनिटी को सेफ रखना है और प्रमोट करना है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। तो देखिए फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अभी हम आगे और कुछ पढ़ेंगे। देखिए गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखिए जो अलग अलग तरह की अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उससे एग्री होना चाहिए। ये जो पावर शेयरिंग को लेकर रूल्स बनाए गए हैं उस पर एग्री होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो देखिए एक दूसरे पर उन्हें विश्वास भी होना चाहिए। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो देखिए एक अच्छे से फेडरल सिस्टम को चलाने के लिए जो दोनों ही गवर्नमेंट हैं या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और उनके बीच एग्रीमेंट भी होना चाहिए, तभी सही से फेडरल सिस्टम चलता है। The exact balance of power between the central and the state government varies from the federation to another। तो देखिए वन फेडरेशन टू अनोदर। तो देखिए ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, किस किस के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जैसा इंडिया में है वैसा ही दूसरी कंट्रीज़ में है, नहीं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। तो देखिए ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जब इस फेडरेशन को बनाया गया उस समय क्या सिचुएशन थी, किस तरह की स्थिति थी।
देयर आर टू काइंड ऑफ रूट, दो तरीके हैं, थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म, जिससे एक फेडरेशन को बनाया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो तरीके? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। तो देखिए पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता बताया गया है इसमें, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, वो एक साथ आए एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, यानी कि एक बड़ा कंट्री बनाने के लिए बहुत सारे स्टेट एक साथ आए, सो दैट दे पूलिंग सोवर्निटी होता है संप्रभुता, जिससे कि वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखें और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके, यानी कि बचा कर रखे अपनी पहचान को और अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सके। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो देखिए इस टाइप की का जो फेडरेशन होता है उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये सारे जो कंट्री हैं इनमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। देखिए ये जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी हमने बताई है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या है? इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। अब देखिए इसमें जितने भी स्टेट्स होते हैं ना, सबकी पावर इक्वल होती है, और एंड आर स्ट्रोंग विस ए विस, मतलब कंपैरिजन, विस ए विस का मतलब होता है कंपैरिजन, द फेडरल गवर्नमेंट। तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। आगे देखते हैं अब दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा तरीका क्या है। द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर। तो देखिए दूसरा रास्ता ये है कि जिसमें जो कंट्री है वो अपनी पावर को डिवाइड कर देती है, किस किस के बीच कर देती है? बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट्स के बीच में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। तो देखिए वहाँ पर तो जो पूरे स्टेट्स थे वो एक साथ आ रहे थे, यहाँ पर जो एक कंट्री वो मिलकर एक कंट्री बना रहे थे। यहाँ पर क्या है, जो एक कंट्री है वो अलग अलग डिवाइड हो रहा है नेशनल गवर्नमेंट में और स्टेट्स में। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो देखिए इस तरह की पहले हम समझ लेते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि स्पेन है, इंडिया है और बेल्जियम है, यहाँ इसके कुछ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। इन दिस सेकेंड कैटेगरी, ये जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस द स्टेट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कंट्री होती है वो कम पावरफुल होती है, स्टेट जो है वो पावरफुल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। कई बार यहाँ पर डिफरेंस भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, पूछ लिया जाता है कि ये जो दोनों तरह की, यानी कि होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इनके बीच हमें डिफरेंस बताना है। तो आप अच्छे से अगर इसको पढ़ लेते हो, आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये ज़्यादा पावरफुल होती है, किसके कंपैरिजन में? स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव इक्वल पावर। तो देखिए जितने भी स्टेट्स होते हैं फेडरेशन के, उनके बीच पावर जो कैसी होती है, अनइक्वल होती है। हमने ऊपर पढ़ा सभी के बीच में इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, अनइक्वल होती है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स ऐसी होती है, यानी कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल पावर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कुछ एग्जाम्पल देते हुए कि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है इसमें सभी जो हैं इक्वली, सभी को इक्वली पावर होती है, सभी इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर क्या होता है, अनइक्वल पावर होती है, कुछ को स्पेशल पावर दी जाती है, ठीक। और यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट में गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, जबकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर ज़्यादा होती है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कंपैरिजन में।
आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।